तो चलिए शुरुआत करते हैं एक न्यू मनुआ की, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उन्हें मार काट रहा होता है। वो ज़ॉम्बीज़ बार बार उस पर हमला करते हैं। तभी वो बंदा एकदम थक कर रुक जाता है और बोलता है, डैम इट, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। चाहे कितना भी नरक में क्यों ना आ गया हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को तो ख़त्म करके ही मानूंगा। यहाँ पर वो बंदा एक के बाद एक लोगों को और दुश्मनों को काटे जा रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर ये किस तरीके की व्यवहार है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। मैं ह्यूमन किंग हूँ, इंसानों का राजा, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वो इस तरीके से काट काट करके काफ़ी सारे मॉन्स्टर को काट रहा होता है और बोल रहा होता है, आखिर इसका क्या मतलब है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। अब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है किंग ऑफ हेल, आखिर तुम मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में हमारा एमसी दिखाया जाता है और वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम डेथ ऑफ गॉड हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। वहाँ पर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं और उन सभी के बीच में बैठा हुआ होता है हमारा एमसी, जो कि हेवनली लॉ है, जिसे गॉड ऑफ डेथ भी कहा जाता है, और तो और वो किंग ऑफ हेल भी है। यहाँ वो बंदा चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम मुझे आंकने की कोशिश कर रहे हो, मत भूलो कि मैं यहाँ पर एक राजा हुआ करता था। जहाँ पर हमारा एमसी कश को फूंकते हुए बोलता है कि बकवास, तुम एक बकवास राजा थे। हे, क्या तुम पागल हो, पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक राजा होने के नाते कुछ भी कर सकते हो। तुमने ना जाने कितने पाप किए हैं, एक बच्चा जो चोरी करता है, एक साधु जो हत्या करता है, यहाँ तक कि एक राजा जिसने पूरे संसार को शमशान बना डाला, बेवजह लड़ाई की, मेरे सामने हमेशा खड़ा रहता है क्योंकि मैं पापियों को उनके पाप की सज़ा देता हूँ। मैं किंग ऑफ हेल हूँ, एक पापी के अलावा मेरे लिए यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है। और तुमने ना जाने कितने पाप किए हैं, एक राजा होने के बाद भी तुमने बेवजह लड़ाई की, निर्दोष लोगों को मारा, और तो और विरोध करने वाले बच्चों का गर्दन भी काट दिया। यहाँ वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़े जा रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है हमारा एमसी कि सिंहासन के लिए तुमने कई लोगों की जान ली है ना, और तो और तुमने ना जाने कितने गंदे काम किए हैं। क्या तुम अब भी अपने पापों के बारे में नहीं जानते हो, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। यहाँ वो राजा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग और परेशान हो चुका होता है और वो सारे के सारे मॉन्स्टर उसे घेरे जा रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि अब ये अंतिम निर्णय है और आखिरकार मैंने डिसीज़न ले लिया है। अब तक तुम्हारे किए गए जितने भी पाप हैं वो जब तक पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुम्हें यहीं पर जिंदा रहना होगा लड़ते हुए। वहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर उसे निगल जाते हैं। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि न्याय पूरा हो गया है और बाहर आ जाता है और बोलता है कि उस कमीने को ख़त्म कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी का सलाहकार, जो कि बोलता है कि अपनी आवाज़ नीचे रखो, अगला कौन है मास्टर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन लोगों के गलत काम। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या तुम्हें 300 साल पुरानी कहानी के बारे में बताने में शर्म आ रही है। जिस पर वो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा बुरा है। हमारा एमसी बोलता है कि इसमें इतना बुरा क्या है। जिस पर वो सर्वेंट बोलता है कि मैं अपने आप में एक बहुत ही कमाल का हूँ, लेकिन फिर भी आप रिटायर हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों। मैंने हमेशा आपको फॉलो किया लेकिन फिर भी मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन महसूस नहीं हुआ। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम अच्छा कर रहे हो। सर्वेंट बोलता है कि लेकिन मास्टर, आखिर आप रिटायरमेंट क्यों ले रहे हैं, आपका काम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और मैंने सुना हुआ है, उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि रिकार्नेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि देखते हैं कि क्या होने वाला है, और वैसे भी पापियों के साथ तालमेल बिठाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए, इसीलिए अब मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ धरती पर और यहाँ पर से फ्री होना चाहता हूँ। सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, ये बात ध्यान रखिएगा कि रिकार्नेशन थोड़ा मुश्किल होगा और आपको एक टेस्ट से गुजरना होगा। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ, वैसे थैंक्स, रिकार्नेशन के बाद मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सर्वेंट बोलता है कि अच्छा, याद रखिएगा कि ये आसान नहीं होने वाला है, ध्यान से काम कीजिएगा और संभाल कर। हमारा एमसी बोलता है कि मनुष्य अच्छे काम ही करते हैं। यहाँ हमारा एमसी रिकार्नेशन का दरवाज़ा खोलता है। सर्वेंट बोल रहा होता है कि इंसान हो या फिर इस दुनिया में भगवान, सारे के सारे एक ही बात है। खैर कोई बात नहीं,
आप ध्यान रखिएगा कि आप जब पहुंचे तो ज़रा संभाल करके। हमारा एमसी बोलता है कि चिंता मत करो। सर्वेंट बोलता है कि वैसे यहाँ पर कोई है क्यों नहीं, यहाँ पर तो सड़क होनी चाहिए थी और आपकी सुरक्षा भी होनी चाहिए थी, मगर यहाँ सब कुछ शांत कैसे है, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारा एमसी भी एकदम सरप्राइज रहता है, सर्वेंट भी एकदम सरप्राइज रहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि नरक का रास्ता तो पूरी तरीके से स्वर्ग के रास्ते जैसा बन चुका हुआ होता है। सो वो बोलता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, खून की जगह यहाँ पानी बह रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और मरे हुए लोगों की चीख की जगह पर कुछ और ही सुनाई दे रहा है। ये सब कुछ क्या है, ये तो बहुत भयानक है। आखिर यहाँ का सक्सेसर कहाँ गया है, छोटा कमीना कहीं का, आखिर यहाँ पर उसने कैसा मैनेजमेंट किया हुआ है। यहाँ तक कि खून में उबालने वाला बर्तन भी ठंडा हो चुका है, वो कहाँ चला गया यहाँ का सक्सेसर और मैनेजर। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर सर्वेंट बोल रहा होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, जो मरे हुए सोल थी, वो आखिर कहाँ चली गई और यहाँ का मैनेजर और सक्सेसर कहाँ गया आखिर। हमारा सर्वेंट चारों तरफ देख कर आता है और हमारे एमसी को बताता है कि मैं यहाँ वहाँ सब जगह देख कर आया हूँ, इस समय यहाँ कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ समय से यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है, सक्सेसर भाग चुका है और सोल्स भी आज़ाद हो गई हैं। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि आखिर वो सक्सेसर कहाँ चला गया है और आखिर आप मेरे रिकार्नेशन के बारे में क्या। सर्वेंट बोलता है कि मास्टर, ऐसी स्थिति में भी आपको रिकार्नेशन सूझ रहा है, सोचिए जो सोल आज़ाद हुई हैं वो इस वक्त कितनी तबाही मचा रही होंगी। हमारा एमसी बोलता है कि मुझे पता है, मैंने इस पल का कितने समय से इंतजार किया था, सक्सेसर के बिना मेरा काम अधूरा रह जाएगा, आखिर वो कहाँ गया है। यहाँ पर बेचारा सर्वेंट कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। सो हमारा एमसी बोलता है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। सो वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है, तभी उसे देखता है कि थोड़ा बहुत उसे चक्कर आने लग जाता है। तो हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि आखिर मेरे हाथ को क्या हुआ। यहाँ पर वो चिल्ला रहा था सर्वेंट की मास्टर ज़रा उससे बचिए, तभी उसके पीछे बहुत ही तेज रोशनी आती है। अब दरअसल ये हेवनली ट्यूबुलेशन होती है जो आसमान से गुजर रही होती है। सो बोल रहा होता है हमारा एमसी, क्या कि ये सब कुछ किसने किया, यहाँ पर हो क्या रहा है जेड एम्परर, ये सब कुछ क्या है नरक में। जिस पर जेड एम्परर कुछ भी जवाब देता है जो हमें समझ में नहीं आता। तो हमारा एमसी बोलता है, क्या आप मुझसे सक्सेसर ढूंढने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं सक्सेसर क्यों ढूंढूं, लेकिन जेड एम्परर उसकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो फिर मुझे उसे ढूंढने क्यों जाना होगा। और तो और उसकी वजह से ना जाने कितनी सोल आज़ाद हो चुकी हैं। ओह, तो आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप अब मुझे ऑर्डर दे करके जानबूझकर ये काम करा रहे हैं और मेरे रिकार्नेशन अब नहीं हो सकता है, ये बहुत बुरी बात है। यहाँ पर हमारा एमसी हवा में उड़ रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं अब आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूँ। यहाँ पर ट्यूबुलेशन लाइट यानी कि जेड एम्परर फिर से कुछ बोलता है मगर हमें पता नहीं चलता है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या आप बुढ़ापे की स्थिति में हैं, बुढ़ापे के कारण पागल हो चुके हैं, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला हूँ। और वो गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है बहुत ज़्यादा और बोलता है कि आपकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है, आप किस तरीके से ध्यान रख रहे थे। ट्यूबुलेशन लाइट आसमान से जाने लग जाती है और जेड एम्परर भी। यहाँ हमारा एमसी तुरंत उड़ता है और बीच से उसे फाड़ कर वहाँ से जाने लग जाता है और बोलता है कि मेरा मतलब ये नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते हैं और वैसे भी ये मेरा हक है। आखिरकार वो सक्सेसर कहाँ गया है, मुझे उस सक्सेसर को वापस लाना होगा ताकि मैं रिकार्नेशन कर सकूं। इसके बजाय मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो तुरंत उस ट्यूबुलेशन के अंदर चला जाता है एंड यहाँ पर दूसरी दुनिया का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर हमारा एमसी टेलीपोर्ट होकर के एक दूसरी ही दुनिया में आ चुका होता है जो कि हमारा अर्थ होता है। हमारा एमसी सीधा लैंड करता है और एकदम ही सरप्राइज रहता है और बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। चारों तरफ लोग भाग रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो अर्थ है, लेकिन अर्थ की ऐसी हालत आखिर कैसे हो गई। वहाँ पर सब लोग भाग रहे होते हैं कि भागो, यहाँ पर मॉन्स्टर आ चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। हमारा एमसी सरप्राइज रहता है कि नरक में ऐसी आग होनी चाहिए थी, सोल होने चाहिए थे, लेकिन नरक की जगह पर यह अर्थ ऐसा कैसे हो गया। वहीं पर नरक एकदम हेवन और अर्थ की तरह हो चुका है, आग से कुछ लोग निकल रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ होते हैं। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है कि आखिर ये हेल के जितने भी सोल्स और जितने भी डीमंस है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हमारे एंसियन सोच रहा होता है, मैं सोच रहा था क्या किसी नरक में कोई क्यों नहीं है, अब समझ में आ रहा है ये सारे के सारे तो
अर्थ पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक बच्ची रो रही होती है और एक ज़ॉम्बी उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी तुरंत वहाँ पर हमारा एमसी आता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रहते ऐसा करने की। वो उसे एक ज़ोर से पंच मारता है और काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देता है। और मैंने सोच रहा होता है कि चारों तरफ खून की गंध आ रही है, ये सब कुछ नर्क में होना चाहिए था, लेकिन ये सब लोग नर्क छोड़ करके यहाँ आ गए हैं और इन्होंने अर्थ को ही पूरा का पूरा नर्क बना दिया है। यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा एनसी चारों तरफ देखता है तो सारे के सारे ज़ॉम्बी हमारे एनसी को घेरने लग जाते हैं। हमारा एनसी बोलता है कि तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है, तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ तक कि यहाँ पर तुम लोगों के लिए क्या नर्क से निकलना भी इनफ नहीं था कि तुम सब लोगों ने पूरे के पूरे अर्थ में ये हाल कर दिया। तुम सब ने ये क्या किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम्हें इस पाप की सज़ा मिलेगी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ ऐसे प्राणी हैं जो कि नरक से भाग चुके हैं और मरने के बाद जिन लोगों ने पाप कर्म किए हैं उन्हें यहाँ पर नरक में लेके जाया जाता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर गॉड ऑफ डेथ के लेके जाने के बाद से किंग ऑफ हेल उसे सज़ा देते हैं और उन्हें उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। अपने जीवन काल में उन्होंने जितने पाप किए हैं उस पर पश्चाताप करने वाले इंसान को रिकार्नेशन मिल जाता है और एक नया जन्म मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने अपना नियम तोड़ दिया है। हमारा एनसी बोलता है कि मरने वालों का एक नियम है, लेकिन अब तुम लोगों ने वो नियम तोड़ दिया है। मरने वालों का नियम है कि वो अपने पापों की सज़ा पाएं। क्या तुम लोग सचमुच में पागल हो चुके हैं? वो ज़ॉम्बी चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ हमारा एनसी बोल रहा होता है ठीक है, लगता है कहने का कोई भी मतलब नहीं है, वैसे भी गंदे लोग नहीं समझते हैं। पुराने समय में पापियों से लेकर के अब तक एक ही बात समझ में आती है कि बुरे लोगों को पिटाई के बगैर समझ में आता ही नहीं है। वो उन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारने काटने लग जाता है और सारे के सारे मॉन्स्टर चिल्ला रहे होते हैं, हमारे एमसी पर हमला कर रहे होते हैं। एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर हमला करता है तो हमारे एमसी उसे बहुत ही ज़ोर से मारता है, जिससे वो ज़मीन में बिल्कुल बहुत ही बेरहमी से गिरता है। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करते हुए तरफ से इतना बेरहमी से मार रहा होता है मानो वो कोई कीड़े मकोड़े हों, और चारों तरफ से जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनमें बिल्कुल हाहाकार मच गया होता है। यहाँ हमारा एमसी गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नरक से भाग करके यहाँ आने की, मुझे बताओ आखिरकार अंत में तुम और क्या क्या गड़बड़ करना चाहते हो। हमारा एमसी का हाथ बिल्कुल खून से लथपथ होता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दूर एक रोशनी चमक रही होती है और सीधा हमारे एमसी के पास जाकर गुजरती है, मगर हमारा एमसी वहाँ से डॉच कर लेता है। वहाँ पर सर्वेंट बोलता है कि अंडरवर्ल्ड की क्या आप ठीक हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारा एमसी देख रहा होता है उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को, आग में से एक बंदा निकल रहा था। तो हमारा एमसी बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इन ज़ॉम्बीज़ ने कोई रास्ता खोज लिया है, लेकिन ये मरी हुई सोल यहाँ क्या कर रही हैं। ऊपर से वो सोल ऐसा लग रहा है कि उसने न जाने कितने सारे लोगों को मार करके उनके अंदर की जीवन शक्ति चूस ली है। सर्वेंट बोलता है कि वो ज़ॉम्बी तो उन सबसे अलग लग रहा है, ये क्या है। हमारा एमसी बोलता है कि ये जितने भी मरे हुए लोग हैं उन सबसे अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने कई सारे लोगों को खून किया हुआ है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बुरी दुर्गंध आ रही है खून की। इसका मतलब है कि उसने कई सारे लोगों को खून करने के बाद से उनकी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर और जितनी भी उनकी जीवन शक्ति थी वो चूस लिया। वहाँ पर वो ज़ॉम्बी सीधा हमारे एमसी पर अटैक करता है। ऐसा सर्वेंट बोलता है कि उस कमीने के साथ बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, क्या हमें उसे वापस से ख़त्म कर देना चाहिए। मास्टर आप यहाँ से जाइए, मैं उसे संभाल लूँगा। हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस बात पर सरप्राइज़ है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पर नरक जैसी हालत बन चुकी है। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ में से एक ज़ॉम्बी हमारे एमसी पर हमला कर देता है। हमारा एमसी बोलता है कि उसकी चिपचिपी हुई और जलती हुई गंध है, तुमने आखिर इंसानों को क्यों मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा गलत काम करने की, तुमने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा है, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। क्या तुम फिर से रिकार्नेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। हमारा एमसी उसकी रॉड को एकदम से सीधे से पकड़ लेता है और बोलता है कि ये मुमकिन नहीं है। रॉड को दूर फेंकता है और बोलता है कि रिकार्नेशन के लिए तुम्हें नरक से गुजरना होगा, अपने पापों के लिए तुम्हें एक टेस्ट देना होगा, तब तुम ये कर सकते हो। ये बात जानने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत। हमारा एमसी एकदम उसके पास जाता है और बोलता है कि मेरे लिए एक सक्सेसर की ज़रूरत है, तब कहीं जा कर के मैं तुम्हें यहाँ पर से वापस भेज सकता हूँ। अपने हाथ में अपनी की कंफ्यूज करता है और बोलता है कि सक्सेसर सिर्फ मेरे लिए एक सर्वेंट की तरह है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब कुछ करने की। वो बंदा इतना बुरी तरीके से उस ज़ॉम्बी को मारता है कि उसके मुंह से खून निकल आता है। हमारा एनसी बोलता है कि पापियों अब मैं तुम्हें तुम्हारी सज़ा दूंगा, और वो बंदा यानी कि वो मॉन्स्टर वहीं पर एकदम से मर जाता है। हमारा एमसी अपनी की को इन्फ्यूज़ करता है, उसे बहुत सारे एक के साथ पंच मारने लग जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा कर के गिरता है। हमारा एमसी बोलता है कि ये क्या हो चुका है, यहाँ पर नरक में क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। तुम लोगों ने मेरी मर्ज़ी के बगैर हेल ऑफ किंग की मर्ज़ी के बगैर यहाँ आने की हिम्मत की है। वो उसके एक एक लात मारे जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की,
बताओ तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतना आगे तक बढ़ गए पागल कमीने? क्या तुमने फिर से रिकारनेशन लेने की कोशिश की और अपने पुनर्जन्म के लिए तुमने ऐसी गलती क्यों की? मुझे जवाब दो, तुमने उन्हें क्यों मारा? वो उसे लात मारे जा रहा होता है। वो मॉन्स्टर यानी कि वो ज़ॉम्बी सीधा हमारे एमसी पर हमला कर देता है और चिल्लाया जा रहा होता है। यहाँ हमारा एमसी उसके हर अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि इसका कोई रीज़न नहीं है, वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर है और उसने न जाने कितने सारे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है? अब मैं और नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर वो हमारे एमसी पर अटैक कर रहा था। हमारा एमसी मन सोच रहा था कि वो मुझे पत्थर से मार डालने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे लगता है कि वो मुझे पत्थर से मार सकता है? अपने हाथ में अपनी क्यू को इन्फ्यूज़ करते हुए बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस है। तभी काफ़ी सारे जॉम्बीज हमारे एमसी को पकड़ लेते हैं, तो हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहता है। यहाँ वो बंदा यानी कि वो जॉम्बी सीधा हमारे एमसी के सर पर बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और इतना कहने के बाद भी वो हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाता है, जिसके बाद से हमारा एमसी उसका हाथ काट देता है और उसका हाथ काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वो बंदा यानी कि वो ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहता है। यानी यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि तुमने हंसना क्यों बंद कर दिया? बोलो, क्या तुमने कुछ और गड़बड़ की है? और क्या क्या गड़बड़ की? हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में हो रहा होता है, जिसे देख करके सारे के सारे ज़ॉम्बी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करता है और जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं और काफ़ी सारे मर भी चुके होते हैं, यानी कि जल गए होते हैं। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि बहुत हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा एमसी सीधा उड़ता है और एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये सब कुछ क्या किया? नरक से भाग करके पूरे शहर में तबाही मचा दी। तुम लोग यहाँ पर आकर के तबाही कर रहे हो, ऊपर से तुम अपने राजा की आज्ञा भी नहीं मानने वाले हो। सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एकदम सरप्राइज रहते हैं और कांप रहे होते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि मैं कौन हूँ? सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ का जो लीडर होता है वो झुक जाता है और बोलता है किंग ऑफ हेल, अंडरवर्ल्ड की किंग। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि और क्या हूँ? गॉड ऑफ डेथ। सारे के सारे ज़ॉम्बी चिल्ला रहे होते हैं कि गॉड ऑफ डेथ, हमें माफ़ कर दीजिए, रिकारनेशन के लिए हमें एक मौका दे दीजिए। किंग ऑफ हेल, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। सारे के सारे ज़ॉम्बी हमारे एमसी के सामने झुके हुए होते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि ये जानने के बाद भी तुम लोगों ने ये सब कुछ क्यों किया कि मैं हेवनली लॉ हूँ? तुम लोगों ने जो किया है उसके बाद से अब मैं तुम लोगों के लिए न्याय करूंगा और तुम लोगों को सज़ा दूंगा। वो नीचे उतरते हुए बोलता है कि पहला भागने का पाप, दूसरा पूरी दुनिया में तबाही पैदा करने का पाप, इसके अलावा नुकसान और हानि के अलावा तुमने इंसानों को भी नुकसान पहुंचाया उसका पाप। ये सारे के सारे बुरे कर्म हैं, तुम्हें पता है ना? और इन सारे बुरे कर्मों के लिए 7 साल और भागने के लिए 2000 साल। अब 700 साल और 2000 साल को मिला करके तुम लोगों को टोटल 2700 साल के लिए नरक में कष्ट भोगना होगा। इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के लिए 10,000 साल की सज़ा। और हाँ, अगर किसी को ये बात पसंद नहीं तो ज़रा कह दो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वो एक पोर्टल को खोलता है जो कि अर्थ से नरक का होता है। अब क्योंकि नरक में ऐसी हालत हो चुकी है कि वहाँ पेड़ पौधे और एकदम हरा भरा धरती की तरह सुंदरता हो चुकी होती है, इसलिए सारे ज़ॉम्बी सरप्राइज रहते हैं और अंदर आते हैं और बोलते हैं कि क्या ये नरक है? जिस पर एक ज़ॉम्बी पूछता है कि क्या ये सचमुच में नरक है? ये इतना हरा भरा और सुंदर कैसे? ये तो अर्थ जैसा है, जबकि अर्थ बिल्कुल नरक जैसा लग रहा है, क्या यहीं रह लें? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम वहीं जाने वाले हो। जिस पर वो पूछता है लेकिन ये तो पेड़ और घास से भरा हुआ है। जिस पर हमारा एमसी एकदम डेविली स्माइल में बोलता है कि तुम लोग वहाँ जाओगे, क्या समस्या है? निकलो, निराई और गुड़ाई करो और ख़त्म करो इन सब चीज़ों को। जिस पर वो सारे सारे ज़ॉम्बी बोलने जाते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तुम बेवकूफ़, क्या सारा दिन ये हरा हरा दिखाई देगा? यहाँ पर दिन की रोशनी दिखाई देगी? ये सब कुछ आखिर क्या है? यहाँ पर वो बाहर से भी चिल्लाया जा रहा होता है कि रुक जाओ, तुम अपने हाथ से ऐसा क्या कर रहे हो? हमें अनुमति नहीं है। हमारा एमसी बाहर सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर सर्वेंट बोल रहा होता है मास्टर, आखिर वो ज़ॉम्बी आपसे क्या कहना चाह रहा था? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगा, और वो ऐसा ही कुछ कह रहा था। हमारा एमसी सोच रहा होता है मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। सर्वेंट बोलता है कुछ लोग पहले ही भाग चुके हैं, क्या आप उन्हें पकड़ेंगे? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अब जब तुम ऐसा कह रहे हो तो क्या तुम ये बात अब मुझे बताने वाले हो? बाकी सारे लोग भाग गए हैं तो वो कहाँ हैं, किस दिशा में गए हुए हैं? जिस पर सर्वेंट बोलता है कि वो स्कूल के पास गए हैं। स्कूल के पास हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ ज़ॉम्बीज़ को जो कि कुछ बच्चों को घेरे हुए होते हैं। एक लड़की बोली होती है कि तुम लोग को यहाँ से निकलना होगा, हम कोई दूसरा रास्ता खोज लेंगे। दरअसल ये एक
अंडरटेकर होती है। अंडरटेकर का मतलब वो लोग जो हीरोज कहलाते हैं और यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं और उन्हें ख़त्म करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इसलिए इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। और क्योंकि रईसों की रक्षा करने की वजह से रईस इसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। सो एक बंदा बोलता है कि अब जब तुम यहाँ पर हवा गई हो तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है। यहाँ पर इतने सारे हैं कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। दूसरी लड़की बोलती है कि क्या तुम सचमुच में एक अंडरटेकर हो? क्या तुम सचमुच में इतनी बेकार हो कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक हीरो होने के बाद भी तुम इस तरह की हो। जिस पर वो बोलती है कि शांत हो जाओ। जिस पर लड़की बोलती है कि तुम्हारे अलावा जितने भी अंडरटेकर हैं, जितने भी हीरोज हैं, उनके पास स्पिरिचुअल पावर है, ताकत है, तुम कुछ भी नहीं जानती। जिस पर लिए बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब तक कोई भी मरने वाले व्यक्ति ने मुझे अपनी ताकत उधार नहीं दी हुई है। फिर भी मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम फिक्र मत करो। वहीं पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। यहाँ पर ली बोलती है कि जल्दी भागो, उसने हमें खोज लिया है। अब उनमें से एक ज़ॉम्बी हमारी ली को पकड़ लेता है एंड यहाँ हमारी ली उससे लड़ रही होती है। तभी वो बंदा दरवाज़ा खोलता है। सो ली उस ज़ॉम्बी को एक लात मार करके भागने लग जाती है और बोलती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे बाद में आऊँगी। तभी वो ज़ॉम्बी उस लड़की को पकड़ लेता है और खाने ही वाला होता है। जब तभी वहाँ पर लिया जाती है और वो उसके सामने आने की वजह से वो ज़ॉम्बी के दांत का निशान बन जाता है, यानी कि ज़ॉम्बी हमारे ली को खा लेता है। तभी वो उसे एक पंच मारती है और पीछे फेंक देती है और बोलती है कि क्या तुम ठीक हो? जिस पर लड़की बोलती है कि भाड़ में जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम्हें उस ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, तुम्हें इन्फेक्टेड हो और लगभग मैं तो मर ही गई थी। तुम आखिर किस तरीके की हीरो हो जो तुम दूसरे की रक्षा भी नहीं कर सकती हो? तुम बहुत धीमी हो। यहाँ पर लड़का चिल्ला रहा था कि जल्दी करो। यहाँ पर बेचारी ली काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, मन सोच रही होती है कि उसे तो कोई चोट भी नहीं लगी, फिर भी वो अमीर होने पर कितना फ़ायदा उठाती है। तभी वो बोलते हैं कि जल्दी आओ, मैं दरवाज़ा बंद करने वाला हूँ। ली मन सोचती है कि चलो राहत की बात है। वो तुरंत छत पर आती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। और यहाँ पर बोल रहे होते हैं वो बंदा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो जाएगा, जल्द ही दरवाज़ा भी टूट जाएगा। ली बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। यहाँ पर से वो एक बंदूक निकालती है और आसमान में फायर करती है, जिससे कि अपने जितने भी साथी होते हैं उन्हें बुला सके। और बोलती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, सीनियर यहाँ जल्दी ही चले आएंगे। जिस पर वो दोनों काफ़ी नाराज़ होते हैं और बोलते हैं कि मैं सचमुच में बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, तुम समस्या सुलझाने की कोशिश करने की बजाय हंस रही हो। आखिर तुम किस तरीके की हीरो हो? अगर तुम हमारे जैसे अमीर और रईस परिवारों को बचा नहीं सकती हो तो क्या कर सकती हो? हमारे जैसे अमीरों को कुछ हुआ तो ये एक नेशनल लॉस होगा। यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि अमीरों के मरने से कौन सा नेशनल लॉस होता है। खैर कोई बात नहीं, ली कुछ नहीं बोलती है। तभी वो लड़की बोलती है तुमने कहा था कि तुम एक अंडरटेकर हो, तुम एक हीरो हो जो दूसरों की जान बचाती हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी काम की नहीं हो। तुम अभी भी एकदम भद्दी हरकत कर रही हो, लगभग तुम्हारी हरकत की वजह से मैं मर ही गई थी। तुम जानती भी हो मेरे डैड हैं कौन, अगर मुझे चोट लगी तो वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगी तुम जिंदा नहीं बच पाओगी। तभी वहाँ पर हमारा एमसी आता है और बोलता है कि वो तुम्हारी जान बचा रही है, क्या तुम्हें कोई भी तमीज़ नहीं है कि तुम किस तरीके से बात कर रही हो? यहाँ पर दोनों सरप्राइज रहते हैं एंड यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि ये सब कुछ क्या? जिस पर वो लड़की बोलती है कि तुम कौन हो मुझसे ऐसा कहने वाले, और तुम यहाँ कब आए? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं कौन हूँ, तुम जानती भी हो मैं हूँ कौन, मैं अंडरवर्ल्ड का किंग हेवनली लॉ हूँ। वैसे लोग मुझे कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कि गॉड ऑफ डेथ, हेल ऑफ किंग, और इसके अलावा हेवनली लॉ और अंडरवर्ल्ड किंग मैं हूँ, तो तुम मुझे जो चाहे वो बुला सकती हो। जिस पर सारे लोग सरप्राइज होते हुए बोलते हैं कि क्या कहा हेवनली लॉ। वहीं पर काफ़ी तेज़ी से बिजली भी चमक रही होती है, यानी कि जेड एम्परर हमारे एमसी को बार बार संकेत दे रहे होते हैं। तो हमारे एमसी बोलता है कि चलो भी अब एक बार के लिए बात मान भी लो। सांगजे, एक छोटी सी ही तो बात है। सांगजे जेड एम्परर को कहा जाता है कोरिया में। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि चलो इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ वो लड़की मन सोच रही थी कि क्या ये बच्चा पूरी तरीके से पागल है। तभी वो लड़का उसके पास आता है और बोलता है कि क्या तुम पूरी तरीके से पागल हो? आखिर तुम किस तरीके की घटिया हरकत कर रहे हो? तुम खुद को गॉड ऑफ डेथ कर रहे हो, आखिर तुम्हें ये नाम कहाँ से मिला? तुम जानते भी हो गॉड ऑफ डेथ के बारे में? जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि दरअसल मैं यहाँ पर लाश का पीछा करते हुए यानी कि ज़ॉम्बीज़ का पीछा करते आया हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे लोगों के मरने की गंध आ रही थी, तो मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा उछलने में पड़ गया। जिस पर वो बंदा बोलता है कि अगर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम यहाँ पर लाश का पीछा करते हुए थे, क्या तुम पागल हो? दूसरा बंदा हंसने लग जाता है और बोलता है कि दिमाग ख़राब हो गया। वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि तुम खुद को एक अंडरटेकर कह सकते हो, लेकिन तुम पूरे के पूरे हेवनली लॉ और गॉड ऑफ डेथ कह रहे हो। वो लड़का बोलता है कि ये तो बहुत अजीब बात है कि तुम जैसा भिखारी जो इस तरह के कपड़े पहने हुए है, तुम अंडरवर्ल्ड के किंग हो। यहाँ पर सर्वेंट बोलता है
कि मास्टर मैं उसे मार डालता हूँ। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि फिक्र मत करो, वो उन बच्चों को छोड़ दो। वैसे इसलिए हैं क्योंकि उनके माता पिता ने बहुत गलत शिक्षा दी है। उनके माता पिता के नरक में आने के बाद से अब क्योंकि हेल ऑफ किंग होने की वजह से मैं उनके माता पिता को अच्छी खासी पिटाई करूंगा। अब वो बंदा मन सोच रहा होता है कि वो मेरे माता पिता के बारे में कैसे बात कर रहा है। वो उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है हमारे एनसी का कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लगता है कि तुम मेरे सामने मेरे माता पिता की बेइज्जती कर रहे हो। क्या तुम मरना चाहते हो? जानते भी हो कि मेरे मॉम डैड हैं कौन? जिस पर वो बोलता है हमारा एमसी कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस करे। वो बंदा बोलता है कि ऐसा दिखावा मत करो जैसे तुम समझते ही नहीं हो। तभी वहां पर लिया बोलती है कि शांत हो जाओ, लड़ाई मत करो, चुप हो जाओ। तभी वो हमारे ली को बहुत बुरी तरीके से मारता है। बंदा बोलता है कि तुम्हारी सुरक्षा किसी भी काम की नहीं है, तुम पूरी तरीके से बेकार हो। यहाँ पर ली के कंधों पर चोट लगी हुई होती है। सो बंदा मन सोच रहा होता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ है और वो बिल्कुल इन्फेक्टेड है। मुझे नहीं लगता है कि किसी के आने तक वो रुक भी पाएगी। यहाँ हमारा इंसान सोच रहा होता है कि क्या वो कोई इंसान है, लेकिन वो कुछ जाने पहचाने सी लग रही है, पता नहीं ये कौन है। तभी वो लड़का चिल्ला रहता है कि मेरी तरफ देखो कमीने, क्या तुम जानते भी हो कि हम कितने डरे हुए हैं? मेरे डैड अगर नरक में भी चले गए ना तो किंग ऑफ हेल उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तुम्हें कहना ही क्या कि मेरे मॉम डैड हैं और कितने ताकतवर है मेरे डैड। यहाँ पे हमारा एमसी हंस रहा होता है कि क्योंकि वो गॉड ऑफ डेथ है और वहाँ पर तो किसी की चलती नहीं है। सो वो हंस रहा होता है इस तरीके, जिस पर वो बंदा मन सोच रहा होता है कि क्या ये कमीना हंस रहा है, आखिर इसे क्या हो गया है। यहाँ पर हमारा एमसी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा होता। मन सोच रहा होता है कि क्या कहा उसने, लोग मुझे गॉड ऑफ डेथ कहते हैं, मुझसे डरते हैं, किंग ऑफ हेल कहते हैं और वहाँ आने के बाद से मुझे हर वक्त डरते ही रहते हैं, लेकिन ये बंदा मुझे इस तरीके से कह रहा है। यहाँ पर वो बंदा मन सोच रहा होता है आखिर ये चल क्या रहा है, क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? जो वो हंस रहा है लगता है उसे मार खाने की जरूरत है, वैसे भी मैं इसे पीट दूं तो डैड सब कुछ संभाल लेंगे। यहाँ पर सर्वेंट बोल रहा होता है कि पागल कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तभी वो बंदा हमारे एमसी को एक पंच मार देता है। यहाँ पर ट्यूबुलेशन बहुत तेजी से होती है, यानी कि जेड एम्परर फिर से हस्तक्षेप करता है, हमारे एमसी को फिर से शायद कोई संकेत देता है या शायद उस बच्चे को रोकने की कोशिश करता है, जो कि हमें बताया नहीं जाता है क्योंकि जेड एम्परर कुछ भी बोल रहा हो पता नहीं चल पाता है। यहाँ पर सर्वेंट सोच रहा होता है कि जेड एम्परर ने उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा देर कर दी है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब देखना कि क्या होता है। यहाँ पर उसके सामने आ चुकी होती है ली, जो कि हमारे एमसी को गले लगाए हुए होती है। और जैसे ही उस बंदे ने हमारे एमसी को मारने की कोशिश की होती है, तो सामने ली आ चुकी होती है और बोल रही होती है कि तुम वहाँ जब से कैसे खड़े हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें बच करके रहना चाहिए। और वो खांसने लग जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और बोलती है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी तब तक रक्षा करती रहूंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। लोगों की रक्षा करना मेरा काम है और एक्सपीरियंस मेरा काम है, इसीलिए इतना एक बार के लिए इनफ है, अब तुम ये सब कुछ शांत कर दो। इस पर वो बंदा बोलता है कि साली कमीनी गहीगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे खलनायक बना रही हो और खुद हीरो बन रही हो, ये बकवास, तुम शायद अपनी जगह नहीं जानती हो। कूड़ा कहीं की वो चक्कू निकाल लेता है और ली पर हमला करने के लिए निकल जाता। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि जब मैं पाप को देखता हूँ और पापी को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं पर जेड एम्परर बार बार बिजली चमका चमका के हमारे एमसी कुछ बोल रहा होता है, मगर हमारा एमसी एकदम से गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर ट्यूबुलेशन बार बार हो रही होती है, हमारा जेड एम्परर बार बार हमारे एमसी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि हमारा एमसी अगर गुस्से में आएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गॉड ऑफ डेथ के सामने किसी को हाथ लगाने की? तुम्हें मालूम है कि मैं किंग ऑफ हेल हूँ, लोग अगर गलत काम करते हैं तो मैं उन्हें सजा देता हूँ, तुमने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत की है। वो बंदे का हाथ तक जोर से पकड़ता है कि चक्कू उसके हाथ से छूट जाती है और बोल रहा होता है कि मुझे बहुत दर्द रहा, मुझे जाने दो, तुम कमीने, क्या तुम सुन सकते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम जानते नहीं हो कि मैं कितने अमीर बाप का बेटा हूँ। हमारे एमसी बोलता है कि लगता है कुछ ज़्यादा ही आसान है, किसी को मार खाने की ज़रूरत है, तुम चाहे कितनी भी अमीर बाप की बेटी हो, मुझसे लेने देना नहीं। जिस पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, ली भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है। हमारा एमसी बोलता है कि लगता है तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें कुछ ढंग से सिखाया नहीं है, सिखाने की ज़रूरत है। वो इतना ज़ोर से उसका हाथ दबाता है कि वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम बेवकूफ़, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में कोई परवाह नहीं है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे डैड बहुत ताकतवर है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और हाँ, तुम्हें मैं ना इन जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उनके हवाले कर दूंगा, वो सारे के सारे लोग तुम्हें खा जाएंगे, तुमने गुस्ताखी की। हमारा एनसी बोलता है कि क्या बकवास है, शायद तुम होश में नहीं हो, तुम जानते ही नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो। तुमने कहा है कि तुम मेरे शरीर के साथ ये सब कुछ करने वाले और ज़ॉम्बीज़ को दे दोगे, लेकिन तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। खैर, ऐसा लगता है कि पापियों को बिना सज़ा दिए वो सुधरेंगे नहीं।
मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की मगर तुम तो मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते। वो एक डंडी उठाता है और बोलता है कि पुराने ज़माने से चल रहा है कि किसी भी पापी को हमेशा जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जवाब देने वाले पापियों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जिस पर वो बंदा बोलता है कि अगर तुम क्या बड़बड़ा रहा है, जिस पर हमारा अंशी बोलता है कि मैं तुम्हें सज़ा देने जा रहा हूँ। और वो एक छड़ी उठाता है और बोलता है कि ये देखो, ये तुम्हारे दिमाग को अच्छी तरीके से शांत कर देगी, इसे देख करके तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है। जिस पर वो बंदा बोलता है कि क्या बकवास है, अब क्या छड़ी से मुझे कुछ करोगे? सो एक बंदा बोलता है कि अरे हाँ, ये तो हैरी पॉटर की छड़ी है। जिस पर वो बंदा बोलता है कि एकदम चुप रहो। तो हमारा एनसी बोलता है कि अरे वाह, ये नाम तो काफ़ी अच्छा है, आज से मैं इस छड़ी को हैरी पॉटर बुलाऊंगा। यहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, ये तुम कर क्या रहे हो? हाँ, यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हें सजा देने की ज़रूरत है, और वो एक धड़ल्ले से उसकी पिछवाड़े पर एक डंडी जोर से मारता है। जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुम क्या करे, तुम जानते भी हो मैं कितने अमीर बाप का बेटा हूँ, तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, तुम समझते हो तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमारा एमसी बोलता है सही कहा, कीमत मुझे नहीं बल्कि तुम्हें चुकानी पड़ेगी, तुम्हें बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि गुनहगारों को और बदतमीज़ों को हमेशा सज़ा मिलती आई है, और हेवनली लॉ होने के नाते मैं किंग ऑफ हेल तुम्हें सज़ा देता हूँ, और इस हैरी पॉटर के साथ तुम्हें सज़ा मिलेगी। और दे दनादन दे दनादन, वो एकदम बैंड बाजी की तरह उसकी पिछवाड़े को बिल्कुल बजाया जा रहा होता है छड़ी से, और बोल रहा होता है कि बताओ इस हैरी पॉटर का स्वाद कैसा है। वो बच्चा चिल्लाया जा रहा होता है, यहाँ पे हमारा एमसी उसकी पिछवाड़े को ड्रम समझ करके बजा रहा होता है, बोल रहा होता है कि क्या इससे दर्द हो रहा है, अब तुम्हें इस बात का पछतावा होगा कि तुमने कितनी बदतमीजी की है। बेचारा सर्वेंट सरप्राइज रहता है, मन सोच रहा होता है कि मास्टर मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों बच्चे भी सरप्राइज रहते हैं। यहाँ हमारे एमसी पागल की तरह हंसते हुए बोलता है कि हैरी पॉटर तुम्हें सजा देगी, इस पाप की तुम्हें सजा मिलेगी। और मन सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सही है। वो एक ही बार मुझे छोड़ देता है और उसका पिछवाड़ा टमाटर की तरह लाल कर देता है, और वो अपना पिछवाड़ा ऊपर किए हुए बैठा होता है। तो हमारा एमसी बोलता है कि ये कैसा है, क्या तुम इससे होश में आ चुके हो? अब दोबारा सारा बदतमीजी की जगह पे तमीज से रहना, क्योंकि मैं किंग ऑफ हेल होने के नाते तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। की वजह से मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, और अपने विचारों के बारे में फिर से सोचो, वरना तुम फिर से हैरी पॉटर से पिटोगे। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि हैरी पॉटर काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तभी वो लड़की बोलती है कि ओ नो, ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, वो देखो वो ऊपर आ रहे हैं। वहाँ पर ज़ॉम्बी छटने बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ रहे होते हैं। सो लड़की बोल रही होती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। जिस पर ली बोलती है कि मेरे पीछे आओ, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें बस मेरे पीछे रहना होगा, मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगी, तब तक तुम लोग वापस से नीचे भागो। तभी वहाँ पर ट्रिबुलेशन फिर से होती है। वो लड़की बोलती है कि मैं दोबारा वहाँ पर नहीं जा सकती, वहाँ पर ऑलरेडी ना जाने कितने सारे जॉम्बीज़ हैं, मैं वहाँ पर नहीं जा रही हूँ। जिस पर बोलती कि वहाँ इतने सारे जॉम्बीज़ नहीं हैं, बस यही एक मौका है, मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करती, जब तक भागो। जिस पर लड़की भागने लग जाती है और सारे सारे बंदे वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। यहाँ हमारा एमसी देख रहा होता है कि जो लड़की उसकी रक्षा कर रही है वो लोग उसी को छोड़ करके भाग रहे हैं। वो बोल रहे होते हैं कि उसके साथ जाओ। तभी वहाँ पर ली बोलती है कि तुम भी उसके साथ क्यों नहीं जाते हो, मैं इसका ख्याल रखूंगी, क्योंकि मैं एक अंडरटेकर हूँ और लोगों की रक्षा करना और जान बचाना मेरा काम है, तो तुम वहाँ पर जाओ। जिस पर हमारा एनसी बोलती है कि मैंने अब तक बहुत से लोग देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान मैं पहली बार देख रहा हूँ, तुम आखिर उनकी मदद क्यों कर रही हो, जबकि वो तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए छोड़े जबकि तुम उनकी रक्षा कर रही हो। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो कि उन्होंने कितनी तुम्हारी बेइज्जती की? क्या तुम्हारे इस बात पर ध्यान नहीं जाता है? तुम एकदम बेवकूफ़ों की तरह नहीं जानती हो क्या क्या कर रही हो? तुम उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान तुम जोखिम में डाल रही हो, और यहाँ वो लोग तुम्हारी इज्जत करने की जगह पर तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम आखिर उनके लिए अपना जान की जोखिम में क्यों डाल रही हो? क्या तुम नाराज़ नहीं हो? जिस पर हमारे लिए एक टपली जोर से मारती है हमारे एमसी को, और बोलती है कि तुम एक छोटे बच्चे होकर के बच्चे के रूप में तुम कुछ ज़्यादा ही बातें नहीं करते हो। जिस पर हमारा एनसी सोचता है कि आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मुझ पर ऐसी चीज़ में हरकत की हुई है, वरना वो लोग अब तक मर चुके होते हैं। लोग मुझे किस किस नाम से बोल करके डरते हैं, लेकिन ये मुझे बच्चा बोल रही है। यहाँ पर ली बोली होती है बकवास करना बंद करो और जल्दी से नीचे जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी, खतरा बहुत ज़्यादा है। सारे के सारे ज़ॉम्बी एकदम सामने आ जाती है। यहाँ पे हमारा एमसी अपना सर पकड़ता बोलता है कि सचमुच में ये तो अनबिलीवेबल है, मैंने ऐसा इंसान पहली बार देखा है, क्या सचमुच में ये कोई पागल है? और मन सोच रहा है खैर तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मर नहीं सकती क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। मन सोच रहा होता है क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम नहीं मरने वाली हो। यहाँ पर हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है। तभी ट्रिबुलेशन फिर से होती है और जेड एम्परर फिर से बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। हमारा एमसी उसकी बात सुनता है और बोलता है कि
क्यों? हमारे एमसी सोच रहा होता है कि बार बार इंटरफेयर मत करो जेड एम्परर, मैंने कहा हुआ है ना मैं उसकी जान बचाऊंगा। जानते भी हो यहाँ पर क्या स्थिति है, इस स्थिति में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो उस इंसान का क्या होगा। यहाँ पर ट्यूबुलेशन हमारे एमसी को फिर से कुछ बोलती, इस पर हमारे एमसी बोलते कि क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि वो मरे या फिर जिए? आखिर तुम किस तरीके से जेड एम्परर हो, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी चाहिए। तभी उसे किसी की आवाज़ नहीं देती कि वो बेवकूफ़ कमीना कहीं का ये वही रईस लड़का होता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हें पता भी है दरवाज़ा अंदर से बंद है, अब तुम अंदर भी नहीं आ सकते हो, तुम बाहर ही मरने वाले हो। तुमने मुझ पर हंसी थे ना, मुझ पर छड़ी उठाई थी, मूर्ख, अब तुम वहीं पर मर जाओ, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, मेरे जैसे इतने रईस परिवार के बच्चे के साथ बदतमीजी करने की सज़ा। और वो नीचे चला जाता है। हमारे एमसी को भी गुस्सा आता है। यहाँ पर सर्वेंट बोल रहा होता है कि मास्टर अब क्या करना है। सो हमारा एमसी बोलता है कि नो मंग, चलो अब शुरू करते हैं सब कुछ। वो बदतमीज़ बच्चा अभी भी नहीं सुधरा हुआ है, जाओ जाकर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा सजा देना। जिस पर वो तुरंत वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। एंड यहाँ पर ज़ॉम्बी सीधा हमारे एमसी पर हमला करता है। सो वहाँ पर ली फिर से हमारे एमसी की एकदम सामने आती है। सो ज़ॉम्बी हमारे ली को ही खाने लग जाते हैं और उसके मुझसे काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। हमारा एमसी देख रहा होता है यहाँ पर ली काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में होती है। सो हमारा एमसी बोलता है कि आखिर क्यों, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम अपनी परवाह क्यों नहीं करती हो। जिस पर ली बोलती है कि इसका कोई रीज़न नहीं है, बस मैं एक बात जानती हूँ कि मैं एक अंडरटेकर हीरो हूँ और लोगों की जान बचाना मेरा काम है। हमारा एमसी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहता है, उसकी आंखें तो जैसे नम हो जाती हैं। फिर से ट्रिब्यूलेशन होती है और जेड एम्परर फिर से टांग अड़ाता है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मरने लोगों का काम है कि अच्छे और बुरे काम में तुम टांग नहीं अड़ा सकते हो। और वो बहुत मासूम है लेकिन वो मरने जा रही है। यहाँ पे हमारा एनसी बोलता है कि वो मासूम है और मरने जा रही है, लेकिन तब भी आप कह रहे हैं कि मैं बीच में इंटरफेयर ना करूँ, मुझे मत रोकिए, मुझे आप रोक रहे हैं, आखिर ईश्वर का किस तरीके का नियम है। ट्यूबुलेशन बार बार हमारे एमसी को रोक रही है। तो हमारा एमसी बोलता है कि आखिर आप किस तरीके के भगवान हैं, लोगों की रक्षा करने के लिए नियम होते हैं, लेकिन ये किस तरह के नियम हैं जो अच्छे लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं अब और नहीं कर सकता हूँ, लोग निर्दोष लोग मर रहे हैं। यहाँ पे ज़ॉम्बी हमारे एमसी को घेर रहे होते हैं और हमारा एमसी गुस्सा आ रहा होता है। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज को खत्म करने लग जाता है और बोलता है कि मैंने कहा हुआ है कि मैं निर्दोष लोगों को नहीं मरने दूंगा। सृष्टि में जितने भी भगवान हैं उन सब के अपने नियम हैं, लेकिन इस दुनिया में भगवान के नियमों के हिसाब से अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, ना कि बुरे के लिए। इस समय यहाँ पर उसकी जान बचाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं उसकी जान बचाऊंगा किसी भी कीमत पर। इसीलिए प्लीज़ आप मुझे मत रुकिए। ट्रिब्यूलेशन बार बार होए जा रही थी। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं अब ये काम अपने तरीके से करूंगा और अब मैं उसकी जान बचाऊंगा। हमारा एमसी उसकी जान बचा लेता है और बड़ा बोलता है कि तुम्हें एक बहुत ही बड़े रकम मिलेगी और एक बहुत बड़ी सैलरी, बस तुम्हें एक ही काम करना है कि हमारी हेल्थ की पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें लाइफ लाइन लेनी है, बिना सोचे समझे तुम्हें छुट्टियाँ मिलेंगी, इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद तुम्हें पेंशन भी मिलेगी और अगले जन्म में तुम एक ज़मींदार की बेटी के रूप में जन्म लोगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमारे ऑफिस में काम करना चाहोगी? क्या कहती हो, काफ़ी अच्छी सैलरी दे दूंगा मैं तुम्हें। यहाँ पर ली बोलती है कि ये बहुत अच्छी बात है और ये एक महान काम है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकती। इस पर हमारा एमसी से ज़मीन पर बैठाता और बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम में अभी भी ताकत नहीं बची है, तुम ठीक हो जाओ फिर हम बात करेंगे। जिस पर ली बोलती है कि हाँ सही कहा। मन सोच रही होती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, चलो अब अगले जन्म में मिलते हैं। हमारा एमसी बोलता है अपने बालों को रबड़ खोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, चलो अब ज़रा दूसरी दुनिया में चलते हैं। जैसे ही हमारा एमसी दूसरा दरवाज़ा खोलता है, अपनी रबड़ खोलते ही वो दोनों के दोनों एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और बिल्कुल हेवन की तरह लग रही होती है, जिसे देखने के बाद से ली सरप्राइज रहती है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि तुम पहली ऐसे इंसान हो जिस शरीर के साथ यहाँ आई हुई हो, और मैंने जो ये अंडरवर्ल्ड का रास्ता बनाया हुआ है, अंडरवर्ल्ड के अच्छे लोगों के रहने की जगह है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है नए एक एम्प्लॉय के रूप में। तुम्हें पाकर के खुशी हुई। यहाँ पर ली बेचारी एकदम सरप्राइज रहती है और बोल रही थी क्या सचमुच में तुम एक अंडरवर्ल्ड की किंग हो, क्या तुमने ये कहा कि तुम अंडरवर्ल्ड की हो? और ली यहाँ वहाँ टच करके हुए मन में सोच रही होती है कि क्या ये सचमुच में सच है, आखिर ये है क्या ये सचमुच में गॉड ऑफ डेथ या किंग ऑफ हेल है? यहाँ पर मेरे सारे घाव भी ठीक हो चुके हैं। तो पूछती है क्या तुम सचमुच में मुझे अपने एम्प्लॉय के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हो, आखिर तुम कौन हो? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं हूँ द ग्रेट एम्परर अंडरवर्ल्ड किंग। लोग मुझे अंडरवर्ल्ड किंग के साथ साथ हेल ऑफ किंग, हेवनली लॉ, इसके अलावा गॉड ऑफ डेथ भी कहते हैं।
तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझे जो चाहो वो कह सकती हो। क्या तुम मेरा नाम बुलाने के लिए एक्साइटेड हो? जिस पर ली बोलती है कि अंडरवर्ल्ड किंग, और मानो सोच रही होती है कि क्या ये सचमुच में सच है, क्या मैं कोई सपना नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर बोलती है कि मेरा नाम ली जीवू है। जिस पर एमसी बोलता है कि ली, आज से तुम गॉड के लेवल की हो और गॉड जितनी ताकत है तुम्हारे पास, तुम अपनी मर्जी से जितनी चाहो उतनी ताकत का इस्तेमाल करके जितने चाहो उतने लोगों को बचा सकती हो, ज़ॉम्बीज़ को मार सकती हो। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। और मैंने सोच रहा होता है कि ये एक सरासर झूठ है। एज अ सर्वेंट के रूप में हमारा एमसी उसके हाथ में एक रबड़ बैंड बांध देता है जिससे कि निशानी पता रहे, और बोलता है कि आखिर ये कैसा है। जिस पर ली बोलती है काफ़ी खुश होती है कि तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये है क्या? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि ये एक निशानी के तौर पर है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। तो हमारा एमसी सोचता है कि लगता है वो लोग आ चुके हैं, हमें यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी निकलना होगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं। हमारा एमसी बोलता है कि तुम क्या जानना चाहती हो कि ये क्या है? ये तुम्हारे फेथ लाइन है, यानी कि भाग्य की डोरी। जब तक ये रहेगी तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम मेरे कब्जे में रहोगी, मेरी सुरक्षा में रहोगी। जिस पर वो बोलती है कि क्या कहा? फेथ लाइन। जिस पर हमारा आंसर बोलता है कि हाँ, ध्यान से सुनो, जब तक तुम्हारे पास ये है तब तक तुम कुछ भी कर सकती हो। ज़ॉम्बीज़ को मार सकती हो, जितने चाहे उतने लोगों की जान बचा सकती हो, जो चाहे वो कर सकती हो। लेकिन अगर ये तुम्हारे पास नहीं है तो तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, तुम जिंदा भी नहीं बचोगी। जिस पर पूछती है कि मास्टर, इसका मतलब क्या? जिस पर हमारा से बोलता है कि हमारे पास समय नहीं है। जिस पर ली पूछती है कि अगर मेरे पास ये नहीं है तो क्या हम अलग हो जाएंगे? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि नहीं रे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तू डायरेक्ट स्वर्गवासी हो जाएगी। सीन शिफ्ट होता है और हमारी ली को दिखाया जाता है जो कि इस टाइम पे बेहोश होती है। यहाँ पर एक बंदा चिल्ला रहा होता है कि जीवो जीवो, तुम्हें उठना होगा, तुम क्या कर रही हो? सो ली पूछती है कि मिन, तुम यहाँ पर? जिस पर मिन बोलता है कि चलो तुम जाग गई, बड़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हें कब से उठा रहा था, तुम एकदम बेहोश हो गई थी, क्या तुम ठीक हो? जिस पर यहाँ पर लीमन सोच रही थी कि क्या वो एक सपना था। सो यहाँ पर बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे? यहाँ पर मिन बोलता है कि तुम्हें देखकर कैसा लग रहा है कि तुम काफ़ी अजीब सा सपना देख रही थी। तुम्हारे कारण यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें चोट नहीं लगी हुई है, हम जितने भी लाशें थी उनका ध्यान रख रहे हैं, जैसा कि तुम देख सकती हो। यहाँ पर पूछती है कि स्टूडेंट का क्या? जिस पर मिन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, वो उन सारे स्टूडेंट को बचा लिया गया है, वो एक कमरे में छुपे हुए थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी। ली पूछती है कि कौन सी बात? जिस पर बताता है कि उन सब के ऊपर पता नहीं कौन सा चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था, ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें किसी चीज़ ने चाटा हुआ, और वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी थे। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी का सर्वेंट होता है जो कि उसे डराया हुआ होता है उस बंदे को। यहाँ पर ली पूछती कि चाटा ये क्या था? जिस पर पता है कि पता नहीं सच क्या है, लेकिन फाइनली तुम ठीक हो। यहाँ पर ली कुछ नहीं बोलती है और मन सोच रही होती है हमारे एमसी की बात को और पुरानी बातों को। और मन सोच रही होती कि क्या ये सपना है, क्या ये सचमुच में सच है? और मन सोच रही थी कि क्या सचमुच में फेथ लाइन है। इसका मतलब है कि कोई सपना नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कांपते हुए। तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है कि ली जीवू, तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ पर ये लीडर होती है जो कि आकर पूछती है ली से कि आखिर तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हें चोट लगी हुई है? जिस पर ली बोलती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा लीडर पार्क, लेकिन मैं ठीक हूँ। क्या आप यहाँ पर मेरी चिंता की वजह से आई हुई हैं? मेरी चिंता करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक। जिस पर वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि बकवास बंद करो और चुप रहो। तुम्हारी चिंता किसे थी? मैं तो बस तुम्हारी स्किल के कारण तुम्हारी टेंशन ले रही थी और कुछ भी नहीं। और मैं भला तुम्हारी चिंता क्यों करने लगी? काम पर देरी से मत आया करो, तुम्हारे जैसे बेकार और नाकार लोगों की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। अगर तुम हमारी टीम में शामिल ना हुई होती तो मैं तुम्हें कभी भी लेती ही नहीं। यहाँ पर बेचारी ली काफ़ी उदास होती है और बोलती है कि मैं समझ गई हूँ। तभी वहाँ पर मेन आता है और बोलता है कि फिक्र मत करो, वैसे भी सीरियसली वो तुम्हारी ही चिंता कर रही थी और तुम्हारी चिंता की वजह से ही वो यहाँ इतना जल्दी आया। जिस पर ली पूछती है कि क्या सच में? जिस पर बोलते हैं कि हाँ, लीडर यहाँ तुरंत ही आ गई थी, वो भी काम करते हुए, वो काम को छोड़ कर आए। जिस पर बोलती है कि क्या ये सिर्फ काम की वजह से नहीं है? वो बोलता है कि नहीं। यहाँ पर वो नीचे कार में जा रही होती है और बोल रहा होता है मीन कि आज तुम घर जा सकती हो, चलो अब हम कल मिलते हैं। जिस पर बोलती है कि थैंक यू सो मच। वो कार में बैठ जाती है और कार में बैठते हुए भी मन में यही सोच रही होती है कि आखिर करना तो करना क्या है। चलो कम से कम एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, ऊपर से ये मेरी फेथ लाइन जो कि आखिरकार मुझे उससे मिली हुई है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के बाद से अंडरवर्ल्ड में मैं भी अब काम कर रही हूँ और गॉड लेवल की ताकत रखती हूँ।
तभी वहां पर सर्वेंट आ जाता है और बोलता है कि अंडरवर्ल्ड के साथ तुम्हारा एक कांटेक्ट है। अब उसे देखते ही वो काफ़ी तेजी से चिल्लाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो एक सपना है। ड्राइवर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ली बोलती है कि हाँ, मैं बस थोड़े से कीड़े से डर गई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। यहाँ पर वो पूछती है कि तुम आखिर कौन हो? जिस पर बोलता है कि मैं लीडर का सलाहकार हूँ, मेरा नाम नोमंग है। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं देख रही हूँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि क्या तुम्हें बाकी लोग भी देख सकते हैं? जिस पर सर्वेंट बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे दूसरा कोई भी और नहीं देख सकता है, मुझे सिर्फ वही देख सकता है जिसे लीडर ने इजाज़त दी हो। ली बोलती है कि अच्छा, तो फिर बताइए मुझे नोमिंग नेम। जिस पर बोलता है सर्वेंट कि ये तो बहुत शर्मनाक है, तुम मुझे इस तरीके से मत बुलाओ, तुम मुझे नॉर्मली बोल सकती हो। जिस पर ली बोलती है कि नोमिंग आखिर मास्टर कहाँ पर है? जिस पर बोलता है कि वो स्टूडेंट के पास गए हैं। अब वो सरप्राइज रहती है कि कौन सा स्टूडेंट? जिस पर वो बोलता है कि ये वही स्टूडेंट है, तुम्हें फिक्र मत करो, वो जल्दी ही काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। अब समझ चुकी होती है कि आखिर वो किस स्टूडेंट की बात कर रहा होता है। दरअसल वो वही बच्चा होता है जिसे हमारे एमसी ने पिछवाड़े पर लाल करके बैंड बजाया होता है। यहाँ पर वो तुरंत चिल्लाती है, ड्राइवर को बोलती है कि रुक जाओ, हमें कहीं और जाना है। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के पास खड़ा होता है और बोला होता है कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं यकीन नहीं कर सकता, मगर इसे संभालने में काफ़ी तकलीफ होती होगी। चलो अब हम अंदर जाते हैं, अब तुम भाग नहीं सकते, बस तुम इंतज़ार करो, तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें मिलने वाली है। तभी वो देखता है कि दरवाजे से एक बंदा जा रहा होता है। तो हमारा एम सोचता है कि ये दरवाज़ा है, पर समझ में नहीं आता मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ। खैर, लग रहा है कि यहाँ कुछ भी नहीं अब, क्योंकि वो दरवाजे से जा रहा होता है और वहाँ कांच लगा होता है। हमारे एमसी को कांच के आर पार दिखने की वजह से उसे लग रहा होता है कि वो दरवाज़ा है। एक बंदा उसे बोलता है कि वो दरवाज़ा नहीं है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अच्छा, तुम वहाँ से जा सकते हो, मगर मैं नहीं जा सकता हूँ। तभी वो उधर कांच से एकदम से टकरा जाता है और उतना प्रेशर डालता है कि उसके शक्ति की वजह से वो कांच पूरी तरह से टूट जाता है। जिसे देखकर वो बंदा भी सरप्राइज रहता है और मैंने सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे टूट गया, ये तो एकदम बुलेट प्रूफ है और सबसे अच्छा ग्लास है, ये कैसे टूट सकता है, वो भी सिर्फ इसके टकराने से। यहाँ हमारा एमसी बोलता है ठीक है, लेकिन तुम लोगों के हाव भाव ऐसे क्यों हैं, क्या हो सकता है, और आखिर ये सब कुछ क्या है? तभी वहाँ अलार्म बजने लग जाता है और सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि घुस बैठ या, अलार्म बंद करो, जल्दी करो। यहाँ पर सब लोग चिल्लाए जा रहे होते हैं। ऊपर एक लड़की सब कुछ देख रही होती है और बोली होती है कि आखिर ये सब कुछ क्यों क्या रहा है, अरे बाप रे, क्या ये वही है? और वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा मुस्कुरा करके देख रही होती है हमारे एमसी को। मैंने सोच रही होती है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी अजीब क्यों है, वो इतना महान है, उसकी एनर्जी ज़रूर कुछ ना कुछ खास है उसमें। तो क्या यही है सचमुच में अंडरवर्ल्ड किंग? यहाँ पे हमारा एमसी भी उसे देख लेता है। जिस पर वो मन में सोच रही होती है कि अरे वाह, हमारा आई कांटेक्ट हो गया। हमारा एमसी तुरंत वहाँ से डिसअपेयर होकर उस लड़की के पास जाता है जिससे वो एकदम सरप्राइज रहती है। एंड यहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी करो, जल्दी करो, अलार्म बजाओ। हमारा एमसी मन सोच रहा होता है कि ये कौन है, और वो लड़की मैंने सोच रही होती है कि उसने इतने कम समय में इतनी अच्छी दूरी तय कर ली, आखिर वो इस तरीके से मुझे क्यों घूर रहा है। हमारा एमसी उसे घूरे जा रहा होता है और याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये कौन है, मगर उसे याद नहीं आ रहा होता है। सो मन सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन है। यहाँ पर वो लड़की ब्लश करते हुए बोलती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूरे? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो सरप्राइज रहती है और बोलती है कि तुम अब भी वैसे के वैसे ही हो, तुम अब भी लोगों का चेहरा याद नहीं रख सकते हो। खैर चलो छोड़ते हैं, मैं वही हूँ। खैर ये हमारी पहली मुलाकात है तो मैं अच्छे तरीके से तुम्हारा वेलकम नहीं कर पाई। मेरा नाम बेबी है और मैं अल्डा वर्ल्ड में ही रहा करती थी, लेकिन गलती से यहाँ आ गई। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि चुप रहो, अगर मैंने कहा है तो मैंने कहा है, सीधी सी बात है, बस करो। हमारा एमसी और बेबी दोनों ही देख रहे होते हैं और कोई बोल रहा होता है कि यंग मास्टर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुझे बस जवाब दो, मैंने जो कहा था, जो मंगाया वो लेकर आए हो या फिर नहीं? ये कोई और नहीं, वही बिगड़ायल बच्चा होता है जो कि रईस होता है। जिस पर वो बोल रहा होता है सरबेंट, मैं लेकर के आया हूँ, लेकिन मास्टर। जिस पर वो बोलता है कि मुझे ऑर्डर मत दो, मेरे साथ दोबारा वो अगर ऐसा करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हमारा एमसी उसी बच्चे को सबक सिखाने के लिए आया हुआ होता है, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ है, जिसे हमारा एमसी अच्छे खासे सबक सिखाएगा। सो हमारा एमसी मैंने सोच रहा होता है कि फाइनली मैंने ढूंढ लिया, तुम्हारी पनिशमेंट का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तभी बेबी उसे रोकती है और बोलती है कि आखिर उस बच्चे को तुम क्यों ढूंढ रहे थे और इतनी लापरवाही से काम क्यों कर रहे हो? ये हमारी पहली मुलाकात है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम उसे सच में सज़ा देने जा रहे हो? क्या उसे सज़ा देना इतना इंपॉर्टेंट है? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता हूँ, और वैसे भी
इस दुनिया में जितने भी जज हैं वो पैसे पर बिके हुए हैं। तुम लोग आंख मूंद सकते हो, पुलिस आंख मूंद सकती है, और तुमने मेरी मुट्ठी भी पकड़ ली है, तुम भी अपनी आंख मूंद सकती हो। लेकिन इम्पॉर्टेंट मामला ये है कि शायद मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ और हर किसी को और गुनहगारों को सज़ा देना मेरा काम है। मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। पाताल लोक में राजाओं को भी हमेशा सज़ा मिलती है, और एज अ हेल ऑफ किंग होने के नाते मैं सिर्फ उसे सज़ा दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोग सफ़र करते हैं। इसीलिए उन अच्छे लोगों के लिए इन जैसे घटिया लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो पैसे पर बिगड़ चुके हैं। यहाँ पर बेचारी बेबी को कुछ समझ में नहीं आता। हमारे से तुरंत वहाँ से डिसअपेयर होकर उसके पास जाता है। अब उसे देख करके वो बंदा मन सोच रहा होता है कि ये तो वही है। वो चिल्लाने लग जाता है कि तुम तो वही हो, मैंने तो तुम्हें बाहर निकाल दिया था, तो फिर तुम जिंदा कैसे हो। हमारा एमसी बोलता है कि लगता है तुम्हें दोबारा पनिशमेंट की ज़रूरत है। तुम्हें लगा कि तुम मुझे बाहर फेंक दोगे तो मैं बच नहीं पाऊंगा। तुमने अपने काम पर विचार भी नहीं किया। मैं तुम्हें फिर चेतावनी देता हूँ कि अपने काम पर ज़रा सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, वरना तुम्हें फिर से हैरी पॉटर की तरह पीटा जाएगा। अब वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं बेबी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हैरी पॉटर क्या है। अब वो एक डंडी लेकर के आगे क्या होता है, इसीलिए तो वो उनमें सोच रही होती कि क्या बकवास है, इतनी सी छड़ी से लेकर के ये हैरी पॉटर का गेम खेल रहा है। यहाँ पर एक बंदा भी देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि रुको। तभी वो बंदा बोल रहा होता है बच्चा कि प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। हमारा एंसी मुन्ना सोच रहा होता है कि काम हो रहा है, वो डर रहा है। तभी वो चिल्ला रहा होता है एक बंदा कि देखो वो घुसपैठिया है, पकड़ो वहाँ उसे, हमला करो उस पर। तभी बेबी हाथ उठाते हुए बोलती है कि रुक जाओ, उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे अकेला छोड़ दो, वो कोई दुश्मन नहीं है। यहाँ पे हमारा एमसी मुन्ना सोच रहा होता है कि मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि उस लड़की ने मेरी मदद क्यों की। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी और नेक लगती है। मेरे ख्याल से मैं उसे जानता हूँ पर याद नहीं आ रहा है। वो इतनी अच्छी तरीके से उसकी बात सुन रहे हैं, आखिर वो है कौन। सारे लोग पीछे हट जाते हैं। यहाँ हमारे एमसी जैसे आगे जा रहा होता है तो वो बच्चा देखता है कि वो भागने लग जाता है। सो हमारा एमसी बोलता है कि वो भाग गया। तभी एक बंदा उसे रोकता है और बोलता है कि रुक जाओ, वो चेयरमैन कांग का बेटा है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि तो क्या। जिस पर वो बंदा बोलता है कि तुम शायद समझ नहीं रहे हो, चेयरमैन कांग बिजनेस ग्रुप के थर्ड बेस्ट कोरिया के महान मास्टर हैं। वैसे गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर तभी लाऊंगा जब इसमें 15 के व्यूज़ आएंगे। अगर इससे कम आते हैं तो फिर मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और उनका बिजनेस में बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया उनके बेटे को तो बहुत बुरा होगा। हमारा एमसी बोलता है कि तो क्या। जिस पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। बोलता है कि लगता है तुम नहीं समझोगे। हमारा बंदा उसे उसे पकड़ता है और बोलता है कि यंग मास्टर को मत छुओ बेवकूफ़, और भाड़ में जाओ। हमारा एमसी पर अपना पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो उसे हिला भी नहीं पा रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये क्या कर रहा है बेवकूफ़। वो बंदा मन सोच रहा था कि क्या ये कोई सपना है, मैं उसे हिला तक नहीं पा रहा हूँ, उसके और मेरे बीच में आखिर इतना डिफरेंस कैसे आ गया वज़न में। वो तो एक बच्चा ही है ना। यहाँ हमारा एमसी बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं उसके सामने अपनी नज़र नीची कर दूं क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है और वो एक बहुत बड़े रईस ख़ानदान से आता है। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं बिका हुआ हूँ। मैं हर किसी को बराबर सज़ा देता हूँ। तुम्हें भी। यहाँ पर उस बंदे की फट जाती है और मन सोच रहा होता है क्या कि ये कैसी ताकत है, क्या ये कोई इंसान नहीं है। हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या तुम चाहते हो तुम कि मैं पैसे के सामने झुक जाऊं, और पैसा है तो मतलब तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन पैसे की बदौलत तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए बकवास करना बंद करो बेवकूफ, समझे। हो चुके हो, मैं तुम्हें अब और नहीं समझा सकता हूँ, तुम्हें सबक सिखाने होगा। तुम्हें क्या लगता है कि शील्ड जैसा कवच पहनने के बाद से तुम ताकतवर हो चुके हो। मैंने भी शील्ड पहनी हुई है, तुम जैसे हीरोज को सबक सिखाना मेरा काम है। वो अपना कपड़ा फाड़ता है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है। अब जैसे ही वो एकदम हीरो स्टाइल में कपड़ा फाड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा धांसू लग रहा होता है, और उसने एक आयरन सूट पहना हुआ होता है पूरी की पूरी शरीर में। सो वो बोल रहा होता है कि आ जाओ देखते हैं कौन ज़्यादा ताकतवर है, आज मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी सजा देने वाला हूँ। एंड सीधा हमारे एमसी की तरफ बढ़ जाता है। हमारा एमसी एकदम सरप्राइज रहता है और वो हमारे एमसी पर एक जोर का पंच मारता है और फिर उसके बाद दूसरा पंच मारता है। हमारा एमसी बेचारा हमला भी नहीं कर रहा होता है, खड़ा होता है। एंड यहाँ पे वो एक के बाद कंटिन्यू हमारे एमसी पर पंच मारे जा रहा था, जिससे हमारा एमसी काफ़ी हद दूर जाकर गिरता है। 3 पंच में ही हमारा एमसी काफ़ी हद दूर जाता है। सो बंदा बोल रहा होता है कि तुम सोचते हो कि शायद तुम मेरी योग्यता को आंक लोगे, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि मैं आयरन फिस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये बहुत अफसोस की बात है। तभी वो ऊपर देखता है। सो कोई बोलता है कि बेकार इंसान। सो वो ऊपर देखता है, बोलता है क्या कर तुम ये क्या कह रही हो। सो वो बेबी होती है जो कि बोल रही होती है कि सर अपने पीछे देखो, तुम्हें बहुत दुख होगा। यहाँ पर वो गुस्सा कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि पापी, तुमने एक और पाप कर दिया, बेवजह किसी पर हमला करना भी एक गलत काम है। यहाँ पर वो पीछे देखता है तो हमारा एमसी उसे इतना ज़ोर से पंच मारता है और उस बोलता है कि जितना मैंने सोचा था शायद ये उतना
आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका सूट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर उसके सूट की वजह से उसके चेहरे पर थोड़ा सा स्कार आया होता है। सो बोलता है कि साले, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लगता है कि तुम कोई सामान्य नहीं हो, तुम इस तरीके से खड़े कैसे हो सकते हो। वो अपनी स्पिरिचुअल की को अपने हाथ में इन्फ्यूज़ करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दोबारा उठने का भी मौका नहीं दूंगा, इतना बुरी तरीके से मारूंगा। वो हमारे एमसी पर कंटिन्यू अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी अपने हाथ से ही उसके सारे के सारे अटैक को नलीफाई कर रहा होता है। वो बंदा मन में सोच रहा होता है कि बकवास, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, तुम आखिर एक हाथ से ही ऐसा कैसे कर सकते हो। हमारा एमसी बोलता है कि कितना बेवकूफ़, क्या तुम सचमुच में ऐसे पागलपन भरे काम करने वाले हो? क्या तुम इसी तरह के काम में माहिर हो? तुम एक इंसान हो और तुम एक गॉड ऑफ डेथ के सामने कैसे टिक सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे? वो हमारे एमसी उसे एक लात मारता है और गुस्से में घूमकर एक और लात मारता है। उसके बाद भी हमारे एमसी का मन नहीं भरता और बोलता है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हारे पाप की तुम्हें सजा दूंगा और मैंने अपनी अचानक से फिस्ट घुमाकर तुम पर हमला करूंगा। हमारा एमसी अपनी स्पिरिचुअल की को अपने हाथ में इन्फ्यूज करते हुए बोलता है कि सिर उठाने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर वो बंदा मन सोच रहा होता है कि उसकी ताकत और स्पीड बहुत ज़्यादा है, आखिर ये है कौन? क्या वो कोई इंसान है भी या फिर नहीं है? यहाँ पे हमारा एमसी उसे इतना ज़ोर से मारता है कि उससे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है और वो चीख निकल जाती है। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं कोई इंसानों के लेवल पर नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ, हेवनली लॉ, किंग ऑफ हेल हूँ, मेरी ताकत तुम इंसानों से बहुत ज़्यादा है। बेबी सब कुछ देख रही होती है ऊपर, उस बंदे का तो अपना सारी सीजन नीचे ढक गया होता है। यहाँ पर बेबी मन सोच रही होती है कि बाप रे, इतने साधारण ढंग से उसने ना जाने क्या कर दिया है, उसे इतना बुरी तरीके से मारा। यहाँ हमारा एमसी अपने हाथ देख रहा, वहाँ बेबी मन में सोच रही होती है कि उसने इतने इस तरीके से उसे मारा है, इसका मतलब ये हुआ, ऐसा लगता है कि वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। सो बोलती है कि मास्टर, हमारा एमसी बोलता है कि बेबी, जिस पर बोलती है कि यस मास्टर, बोलिए क्या बात है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है इंसान इस तरीके की हरकत कैसे कर रहे हैं और आखिरकार उनके पास इतनी ताकत कैसे आई। जिस पर ये बोलती है कि इसे अजीब मत समझिए, ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है। दरअसल इंसान के 20 साल से ही न जाने कितने टाइम से यहाँ पर मौसम हमला कर रहे हैं, इसीलिए 20 साल में उसे हर बार अपनी रक्षा के लिए अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत हुई, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया। हमारा एमसी बोलता है तुम आसानी से लड़ सकते हो, तो तुम्हें इस तरीके की शील्ड की क्या ज़रूरत है। जिस पर बोलती है कि मास्टर, इंसान का स्वभाव होता है वो ज़ॉम्बी से कमज़ोर होते हैं और ज़ॉम्बीज उनसे बहुत ताकतवर। देखिए, जो ज़ॉम्बी हैं वो मरे हुए लोग ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इंसान पहले गलत काम करता है और उसके बाद हम उसे नरक में लेके जाते हैं। नरक में वो कई सारी यातनाएं सहता है, कई सारे कष्टों को सहता है और उसके बाद उसे नदी को पार करना था जहां उसे राक्षस घेर लेते हैं। सैकड़ों सालों तक वो उससे कुचला जाता है। उसके बाद 100 पाउंड के वजन के साथ वो खेती करता है। इसके अलावा और भी ज़्यादा गंभीर अपराध करने वाले को और ज़्यादा सज़ा मिलती है। जितना ज़्यादा ज़ॉम्बी को सज़ा मिलती है वो ज़ॉम्बी उतना ज़्यादा ताकतवर बनता चला जाता है, क्योंकि उसने बहुत तकलीफ सही होती है। लेकिन कुछ ऐसे ज़ॉम्बीज़ भी थे इस दुनिया में जो आने के बाद से अपनी ताकत को इंसानों को उधार देते थे। इस वजह से उनके पास लड़ने की शक्ति आ गई है। उन्होंने पश्चाताप किया और वापस से रिकार्नेशन के लिए आगे बढ़ गए। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कि उनसे लड़ते हैं और उन्हें हम हीरोज कहकर उनसे हम अपनी मदद मांगते हैं। हालांकि वो पहले के बॉडीगार्ड की तरह ही नहीं है, बल्कि उसकी अलग ही दिशा में जा रहा है। यहाँ हमारा एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मन सोच रहा होता है कि ये सब कुछ क्या है। बेबी मन सोच रही होती है, समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है। यहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, सीधे मुद्दे पर आइए। वैसे भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई और नहीं होती है बल्कि ली होती है, जो कि उस बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि हमारे एमसी के बारे में उसे पता चल गया होता है कि वो उसे सज़ा देने वाला है, इसीलिए वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए आई हुई होती है। और ये इतनी छोटी सी सज़ा के लिए उसे सज़ा ना दे, इसीलिए ये सब कुछ ये चाहती है। ये सब कुछ बेबी देख रही होती है, बोल रही होती है कि नो निम तुम यहाँ पर, जिस पर बोलता है सर्वेंट की बहुत समय बाद मुलाकात हुई है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बेबी। जिस पर बेबी बोलती है कि कितने समय हो गए, कितने साल से नहीं मिले। यहाँ पर नो नेम बोलता है कि मुझे लगता है कि 300 साल हो गए हैं। तभी यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या नो नेम, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। नो नेम बोलता है कि बिल्कुल, क्या आप इसे नहीं पहचानते हैं। जिस पर वे बोलती है कि खैर काफ़ी समय हो चुका है, शायद इसीलिए लॉर्ड मुझे नहीं पहचानते। जिस पर हमारा एमसी लाता है कि मैं उसे कैसे पहचान सकता हूँ, वो एक इंसान है। तभी बेबी हमारी ली को देखते हुए बोलती है कि क्या तुम भी इंसान नहीं हो, वो कौन है और वो नोनिम को कैसे देख पा रही है। यहाँ पर ली बोलती है कि हेलो, मैं ली हूँ, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपके ऑफिस में काम करना शुरू किया है। जिस पर बेबी बोलती है कि वो एक इंसान है, क्या वो हमारी टीम में है, एक हीरो होकर के भी।
आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारा सर्वेंट बोलता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, फिलहाल जैसे स्थिति में है वैसे ही रहने दो। बेबी बोलती है कि ओह माय गॉड, ये तो कितनी प्यारी है, बेचारी हमारी ली को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता। यहाँ हमारा एनसी बोलता है कि तुम उसके साथ इतना ज़्यादा सिंपैथी क्यों दिखा रही हो, वो तो बस हमारी एक एम्प्लॉय है हमारे काम की, अपनी पहचान को किसी के सामने मत बताओ, समझ में आया ना, चाहे वो कोई नया एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, तुम्हें कितनी बार सिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी बेबी मन में सोच रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। सो वो बोलती है कि बाहरी लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए, मैं बेबी हूँ, मैं हेवन की एम्प्लॉय हुआ करती थी, वैसे हेल में मेरी स्थिति त्योल्बो की थी, मैं एम्प्लॉय हूँ वहाँ की। यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा एमसी बैठा होता है, बोल रहा होता है तो तुम ये कह रही हो कि तुम यहाँ गलती से आ गई और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें आखिर यहाँ पर कैसे आना पड़ गया, और तुम्हें भी नहीं पता कि आखिर नरक की ऐसी स्थिति कैसे हो गई। दरअसल अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि बेबी वही है जो कि रिकार्नेशन का काम संभालती है और वहाँ की मैनेजर थी और उस जगह को छोड़ करके धरती पर आ चुकी थी, जिसकी वजह से हमारा एमसी ढूंढने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर बेबी बोलती है कि हाँ ये बहुत दुख की बात है, मुझे नहीं पता है कि मैं हेल से सीधा यहाँ पर 300 साल पहले कैसे आ गई। एक दिन जब मुझे अचानक होश आया तो मैं यहाँ पर थी। हमारा एनसी बोलता है तो तुम नहीं जानती हो कि अगर तुम वहां से यहाँ कैसे आई, तुम्हारी वजह से वो जगह जन्नत हो चुकी है पूरी तरह से, हरे भरे पेड़ उग गए हैं। जिस पर बोलती है कि मैं नहीं जानती, मुझे माफ़ कीजिएगा। जिस पर हमारा एनसी बोलता है कि ओ मैंने सोचा था कि उसे ढूंढना आसान होगा। यहाँ पर बोलती है बेबी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी वो मदद नहीं कर सकती हूँ। हमारा एनसी बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन अगर मैं सच ही कहूँ तो ये सब कुछ टोलवो की वजह से हुआ। हमारा एमसी वन सोच रहा होता है एक बार मैं इस बारे में सोचता हूँ तो आखिर ऐसा क्यों हो सकता है, आखिर उसने ऐसा क्यों हुआ, बात इस हद तक कैसे पहुँच गई, मुझे नहीं पता कि टोलवो को कुछ हुआ है या फिर नहीं, और आखिर वो है कहाँ पर। मैं काफ़ी ज़्यादा उलझन में हूँ इस बात को लेकर के, लेकिन मैं इतना कन्फर्म हूँ कि टोलवो तुम्हारी वजह से बहुत कुछ हुआ है। क्या उसने ये सब कुछ जानबूझ कर किया हुआ है, उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचता हूँ उतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, मुझे जल्दी करनी होगी। तभी कोई बोलता है कि वैसे आपको जानकारी की ना पता हो तो मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ। हमारा एमसी बोलता है कि क्या। यहाँ पर बेबी बोलती है कि ऐसी स्थिति में काबू पाने के लिए हम एक रास्ता खोज सकते हैं, मैं भी कड़ी मेहनत कर रही हूँ तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मुझे यकीन कि शायद आपको इससे कुछ मदद मिलेगी। वो एक पर्ची सामने रखती है। यहाँ पे हमारा एमसी बोलता है कि ये क्या है और तुम काम अच्छे से करना चाहती हो, वैसे तुम अपने काम में काफ़ी अच्छी हो तो क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहती हो। जिस पर वो बोलती है कि मैंने मना कर दिया है। हमारा एमसी बोलता है कि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं हो, मुझे लगता है कि ट्योल्वो की वजह से है। जिस पर वो बोलती है बेबी कि लेकिन जीवू नाम का वो व्यक्ति आखिर कहाँ गया, मैंने उसे काफ़ी समय से देखा नहीं। हमारा एमसी बोलता है कि वो एक नई एम्प्लॉय है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने उसे एक मिशन पर भेजा हुआ है। जिस पर वो बोलता है कि कोई मिशन, कौन सा। जिस पर वो बोलता है कि हाँ वो एक सरल सा काम है, तुम फिक्र मत करो उस बारे में। यहाँ पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी ने कुछ और नहीं बल्कि उसी लड़के को पीटने के लिए मिशन पर भेजा होता है, क्योंकि हमारी जो ली है उस बच्चे को बचाने के लिए हमारे एमसी के पास आई हुई थी और हमारे एमसी ने उसी को पीटने के लिए भेज दिया होता है और वो बच्चा चिल्ला रहा होता है।